Thank you very much. And it's a real honor and privilege to be here today in the midst of all of you. And I would like to thank the organizers for having me here. It's been a great learning experience to listen to various of the esteemed panelists since the morning. Let me start by saying that, Goyal Sahab, I will not be able to repeat. You basically have set the bar so high in the way you basically, sort of moderated the session. And it was phenomenal, just the way you basically conducted the questions and the key sort of an interpretation. It's a very tough act to follow, but it is really a pleasure to be here in the midst of you and just listening to what is happening. दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे हिंदी इतना अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि मैं हिंदी ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा माफ़ कर देना यदि मेरा हिंदी ठीक नहीं है तो, ठीक है ना. I would like to start by saying that यदि कोई ऑर्केस्ट्रा यदि चलाना है, यदि कोई म्यूजिक कोई चलाना है, उसमें कम से कम 4 या 5 इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है. एक वायलिन की ज़रूरत होती है, एक तबला की ज़रूरत होती है, एक सितार की जैसे या सरोद की ज़रूरत होती है, कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, तभी वो म्यूजिक से बनता है. इसी तरह जब हम ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में यदि चर्चा कर रहे हैं आज के तारीख में, तो इसके लिए कई सारे चीज़ इकट्ठा होना चाहिए. जैसे पिछले सेशन में गोयल साहब ने बिल्कुल सही इस तरह से बताया कि आप पहली शुरुआत किसान और किसान के संगठन जैसे एफपीओ जो है. दूसरा ज्ञान भी देना पड़ेगा, क्योंकि कई सारा चीज़ बदल रही है, कई सारा चीज़ बदल रहा है, तो ज्ञान की ज़रूरत बहुत है. तो इसके लिए किसी संस्था को लेकर आना पड़ेगा कि कैसे वो ज्ञान को हम किसान की ओर मतलब ट्रांसफ़र करें, नॉलेज ट्रांसफ़र करें. और उत्पादन करने में कई सारे बदलाव आई है, तो उसको कैसे लेकर आएं. उत्पादन करने के बाद उसको खरीदारी करना है, मार्केट पे लेकर जाना है, तो उसके लिए और अगेन मार्केटिंग के लिए और उसके लिए ज़रूरत है. वो मार्केटिंग करने के बाद ये सब चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत है. उत्पादन करने की एक ज़रूरत है, और जो ज्ञान दे रहा है उनके पैसे देने की ज़रूरत है, और खरीदारी जो करें उनको पैसे की ज़रूरत. सब लोगों के पास पैसे की ज़रूरत है. सो इसमें कई सारे एक्टर्स हैं. तो सुबह हमने सुना था कि हर्ष बानवाला साहब के साथ जब उन्होंने बताया कि हमारे मुल्क में, देश में पायलट की कोई कमी नहीं है, कई सारा पायलट चल रहा है, लेकिन वो पायलट स्केल पे नहीं हो रहा है. उस स्केल पे लेकर जाने के लिए क्या करना है, क्योंकि यदि आज के तारीख में यदि देखा जाए तो हमारे देश में करीब 120 मिलियन, 120 मिलियन या 120 से 130 मिलियन किसान और किसान फार्म होल्डिंग है. और ये जो पायलट जो हो रहा है कई सारे जगह पे, पायलट बिल्कुल मतलब 5,000, 10,000 किसान या 1 लाख किसान या 2 लाख किसान. हमको जाना है करीब 120 to 130 मिलियन फार्मर्स. वो कैसे जाए? ओके, ये पायलट से निकलेगा या पायलट से स्केल कैसे जाए, वो एक बड़ी समस्या है. तो इनमें आज के तारीख में, आज यहाँ पे पैनल में है हमारे साथ कई लोग हैं जो इस क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के ऊपर जो काम कर रहे हैं. कई सालों से इसमें जुड़े हुए होंगे. तो उनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे और उनसे कुछ सीखेंगे कि उनका क्या अनुभव है, और ये जो पायलट जो है, पायलट से स्केल जाने के लिए उनका क्या मतलब राय है, इसमें क्या ओपिनियन है, इसका क्या उनके अनुभव के साथ वो कुछ हमारे साथ कुछ ज्ञान शेयर कर सकते हैं, तो उससे हमको कुछ फ़ायदा हो. सो उसे लेट मी स्टार्ट बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन, क्योंकि आज के तारीख में क्या हो रहा है कि एवरीवन इज लुकिंग इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. और जैसे हमने लास्ट पैनल में भी सुना कि कई सारे 2 लार्ज कंपनीज, ADM, ब्रिटानिया,
सो कई लोग जा रहे हैं मुझे सस्टेनेबल प्रोडक्शन चाहिए। और जो आज के तारीख में दूसरा एक और नया डेवलपमेंट आ रहा है यूरोप में। जनवरी 2024 से लेकर जनवरी 2024 से लेकर शुरुआत हो रहा है कि जो भी कंपनी जो फूड के तौर पे एग्रीकल्चर के तौर पे काम कर रहा है, उनको अपने एनुअल रिपोर्ट में जो हमारे जो बोलते हैं ये जो कार्बन एमिशन के ऊपर है, एक स्कोप 1, स्कोप 2, स्कोप 3 करके है। आज के तारीख में स्कोप 1, स्कोप 2 को तो उनको तो पब्लिश करना ही है, कहाँ से उनका कितना जो भी वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, कितना कार्बन फुटप्रिंट है। जनवरी 2024 से लेके उनको स्कोप 3 के बारे में भी उनको पब्लिश करना पड़ेगा। मतलब यदि मान लीजिए कि मैं एक बिस्किट, जैसे ब्रिटानिया कंपनी का है, बिस्किट के लिए मुझे चाहिए कुछ इनपुट्स चाहिए बनाने के लिए, और जो इनपुट जो खरीदारी हो रहा है उनको, उनमें से कहाँ कितना कार्बन एमिशन है, ये नहीं बोल सकते मैंने खरीद लिया वो दूसरे कंपनी देख रहा है, उससे मतलब नहीं है। दे हैव टू पब्लिश व्हाट इज द कार्बन एमिशन कमिंग फ्रॉम दैट इनडायरेक्ट सोर्सेस ऑफ परचेसिंग एज वेल। तो जब उस तरह के डिटेल पे जा रहे हैं, जैसे यूरोप में शुरुआत हो रहा है, अभी अमेरिका भी शुरुआत करने वाला है, सो धीरे धीरे कई सारे मुल्क में ये रिपीट होने वाला है। सो मतलब देयर इज अ प्रेशर कमिंग इन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू मतलब ये इंफॉर्मेशन मुझे पब्लिश करना है कि कितना मतलब कार्बन एमिशन हो रहा है या एमिशन कितना हो रहा है। यदि इंडिया में देखा जाए, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारे खेती में यूरिया, नाइट्रोजन से बहुत सारा नाइट्रस ऑक्साइड आता है, तो उससे एमिशंस बहुत बढ़ता है। तो सस्टेनेबिलिटी के तौर पे वो सबसे बढ़िया, वो सबसे महत्वपूर्ण एक उसको कम करने का एक बड़ी समस्या है। ओके, तो ये सभी कई सारे सवाल है वैसे। ओके, तो मतलब देयर इज अ प्रेशर कमिंग इन टू कम इन फॉर मोर सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड मोर सस्टेनेबल सॉर्ट ऑफ अ प्रोक्योरमेंट। So now we'll hear from the panel members as to what is their experience. How do they think that we can scale up with a lot of interesting interventions that are happening within the country. So मैं शुरुआत करता हूँ कि डॉक्टर अनुपम से, क्योंकि इनके कई सारे इन्होंने PhD भी कर रखे हैं, सरकार पे भी रखे हैं, और आजकल प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, बड़ी संस्था है. So one of the first question that I would like to start off is, आप लोग तो खेती नहीं करते होंगे शायद, आप तो खरीदारी करते हैं. ओके, सो जब आप लोग खरीदारी करते हैं तो how do you basically what is your sort of an approach in terms of looking at sustainable agriculture producers that you're buying from the market? Okay, आप किस तरह से देखते हैं कि ये किसान मतलब यहाँ से खरीदारी हो रही है, this is basically being done through sustainable practices, and जैसे गोयल साहब ने बताया है in the previous session, ये sustainable agriculture होता क्या है, and how do you do it and how do you take it to scale? जैसे हमने ADM से सुना कि उनका जो प्रोक्योरमेंट होता है करीब इंडिया में 60% is sustainable agriculture. तो आपका जो अनुभव क्या है and how are you planning to take it to scale? Thank you. On behalf of that, Patanjali Foods Limited is a very good, very big consumer food products company, and they have a wide range of products. I have joined in this Patanjali the last 2 years, and after serving government of India, this is the... Sorry to interrupt. कई सारे हमारे पास दीदी लोग भी बैठे हैं, यदि हिंदी में मिक्स करके बोल सके तो बढ़िया. सो कॉर्पोरेट सेक्टर में मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है. जैसे कि आप देख रहे हैं कि FPO फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, पहले कभी पतंजलि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का सोचता ही नहीं था, लेकिन जब देखा कि मार्केट का लिंकेज जब तक नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थॉट ऑफ किया कि मार्केट लिंकेज जब तक कॉर्पोरेट के साथ नहीं होगा तो FPO सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं कर सकते हैं. पहले FPO CBBOs के माध्यम से हुआ करता था, भारत सरकार का जो स्कीम है, फिर उन्होंने रिलैक्स किया कि कॉर्पोरेट भी इसके अंदर आ सकते हैं. कॉर्पोरेट बॉडी ITC, पतंजलि, दे केम फॉरवर्ड, एंड अगस्त 22 से
पतंजलि एपीओ फॉर्मेशन में काम में जुड़े हुए हैं। SFSC फार्मर्स कंज्यूमर फोरस, that FSSC sanctioned 202 FPO पतंजलि, and out of that 105 FPOs has already been registered. हम लोग रजिस्टर कर पाए, और उस FPO मेनली 6 स्टेट्स में है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है, और रेस्ट ऑफ इंडिया स्टेट्स उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, जहां हम कर रहे हैं फूड कमोडिटीज के ऊपर। टू सप्लाई सोर्स की एपीओ विल बी द सप्लाई सोर्स ऑफ द फूड कमोडिटीज व्हाट एवर पतंजलि बाई करते हैं। आटा हो, हनी हो, सोयाबीन हो, मेज हो, इनका जो कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है। If I can interrupt you, what proportion of your produce that you're buying comes directly from the farmer or farmer producer organization vis-a-vis other intermediaries? Yes, it is true that our company Patanjali Farmers Producer Organization is 22 only, and only 1 year has been formed, and the last year we have procured around 5,000 metric tons of wheat, 5,000 metric tons of mustard, and 5,000 around metric tons of soybean. These three commodities has directly procured from around 25,000 farmers. And what is your scale-up plan? Scale-up plan, it is that around 4 lakh tons of wheat in the next year, because the purchase through the direct from the FPOs has scaled up, and it has a good linkage, market linkage Patanjali has developed. Not only that, Patanjali has a wide range of products of contract farming, organic products. That is totally depend on the sustainable agriculture, organic products, Ayurvedic products, and we are thinking about through the FPO, we can do the aloe vera in Rajasthan, tulsi, 3 types of tulsi in northeastern states, honey production unit, that is, and that one unit, one major item we have taken over in the northeastern states is the palm oil plantation. There are more than 480 FPOs which are cultivating palm oil. As our oil deficiency, country is suffering from the oil deficiency, and palm oil program government of India has launched in a big way from this. Thank you. Let me come back to you a little later. Yes. Okay. So मतलब अनुपम साहब ये बता रहे हैं कि आज के तारीख में करीब 15-20 हज़ार टन के ऊपर आप डायरेक्टली FPO से खरीद रहे हैं कई सारे ये जो अनाज जो भी है, और इनका जो है करीब 4 लाख टन, मतलब 15-20 हज़ार से लेके 4 लाख टन डायरेक्टली FPO से इनका खरीदारी करने का प्लान है करीब 1-2 साल में। Yes, within the 3 years. 3 साल में 3 साल में डायरेक्टली FPO से खरीदेंगे। सो एक तो है। सो लेट मी कम टू धीरज। जैसे हमने बताया कि फाइनेंस इज एन इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि हमने सेशन कई सारे सेशन में सुना है कि कई सारे, जैसे प्रोफेसर पद्मनाभन वाज मेंशनिंग दैट वी नीड कंसेशनल फाइनेंसिंग, और कई सारे किसान लीडर्स ने भी बताया कि हमको फाइनेंसिंग चाहिए बिल्कुल ऑन अ कंसेशनल बेसिस, देन ओनली इट बिकम सस्टेनेबल एंड ऑल दोज थिंग्स। और जब भी हम ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ नीड फॉर पेशेंट कैपिटल, बिकॉज you cannot see the results coming out in one crop season. Okay, it takes 2 or 3 or 4 crop seasons to basically come. What has been your experience at the Rabo Foundation, or even otherwise, in terms of how is the investor community looking at this whole thing? Can it be primarily addressed through bringing in private capital like the Rabo Foundations and others? Or is there a need for basically leveraging public funding and public capital as well if you want to reach scale and scale by 2030? थैंक यू, धन्यवाद विजय। एंड पहले मैं बता दूं, शायद आप लोगों को फाउंडेशन, राबो फाउंडेशन का पता ना हो, बट राबो फाउंडेशन नीदरलैंड बेस्ड बैंक राबो बैंक का सोशल फंड है। राबो बैंक इस दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बैंक है जो किसानों ने, नीदरलैंड के किसानों ने शुरू करा था। तो फाउंडेशन, राबो फाउंडेशन समझता है किसानों को,
फूड एंड एग्री में हम सबसे बड़े बैंक हैं, और पिछले ऑलमोस्ट 50 सालों से हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं ताकि हम किसानों के साथ उनको मदद कर पाएँ। हमारे एक्सपीरियंस में हमने ये देखा है कि किसान जो फाइनेंसिंग की बात है, जो किसान को पैसा चाहिए होता है, उसको बहुत मुश्किल होती है वो पैसा मिलने में। और जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें तो वो मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, बिकॉज उसके साथ वो बहुत नई नई चीज़ें उसे प्रैक्टिस करनी होती हैं खेती के लिए, अपना ये अनाज के लिए। बट हमारे एक्सपीरियंस में ये कंसेशनल कैपिटल, ये सपोर्ट किसान को चाहिए, और इसके लिए हम काम करते हैं उन बैंक्स और एनबीएफसी के साथ जिनको हम अपनी सपोर्ट दे सकें, ताकि वो आगे आप लोगों को फाइनेंसिंग या पैसा दे सकें सस्ते इंटरेस्ट रेट के ऊपर, जो आपको वैसे नहीं मिलेगा। ये आज से हम कहते हैं 5-10 साल पहले सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये सब इतना पॉपुलर नहीं था। हमने 5 साल पहले इसकी बात शुरू करने करी। ये बैंक्स और एनबीएफसीज जो आजकल मतलब जो किसानों को देते हैं लोन, उनको भी इसका पता नहीं था ज़्यादा, पर हमारे सपोर्ट से, हमारे पुश से उनको इस तरह की फाइनेंसिंग करने का इंकरेजमेंट मिला कि हाँ, हम भी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस वाले एफपीओस को, एग्री एंटरप्राइजेस को हम सपोर्ट करते हैं। नहीं तो पहले वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे। तो प्राइवेट कैपिटल का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आज से 5 साल पहले भी इतना प्राइवेट कैपिटल का भी फोकस नहीं था, बट पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि ये फोकस हो रहा है। फाउंडेशन, सिर्फ राबो फाउंडेशन नहीं, बट और भी फाउंडेशंस हैं वर्ल्ड ओवर जो इसके ऊपर फोकस कर रही हैं। गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। गवर्नमेंट एफपीओस प्रमोट कर रहा है, यहाँ पे सभी जानते हैं गवर्नमेंट किस तरह का सपोर्ट दे रहा है, बट गवर्नमेंट का सपोर्ट एक इनिशियल लेवल पे चाहिए जो कैपिटल सपोर्ट वो दे रहा है, एंड पॉलिसी लेवल पे चाहिए। क्योंकि अगर एफपीओ को सस्टेनेबली पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट का सपोर्ट हर साल नहीं आता रहेगा। इनिशियल 1-2 सालों के लिए ठीक है, बट उसके बाद एफपीओ को अपने आप सस्टेनेबल बनना है ताकि वो बैंक से एक नॉर्मल बिजनेस की तरह पैसा उठा पाए और सिर्फ कंसेशनल कैपिटल पे ना सर्वाइव करता रहे। जैसे उदाहरण, आप जो राबो फाउंडेशन है, आप उदाहरण के लिए आप देते होंगे आर्या एजी को कि ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, कई सारे किसानों को जोड़ो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। लेकिन जब आर्या, यदि आपके पैसे नहीं, खुद का पैसा लगाना है, तो ब्याज ज़्यादा लगता होगा, क्योंकि उनका दे हैव टू बेसिकली रिकवर देयर कॉस्ट। जब आप देते हो, आप बोलते हो इतना ब्याज कम लगाओ, क्योंकि हम आपको कंसेशनल फाइनेंसिंग दे रहे हैं, ताकि कई सारे किसान इस परियोजना में जोड़े। इज दैट द मॉडल? आप नहीं, हम ब्याज पे तो इनको नहीं बोलते हैं, बट आइडिया ये है कि जितना अगर हम इनको सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एफपीओ को रीच कर पाएंगे, और उस सपोर्ट से वो एफपीओस और सस्टेनेबल हो जाएंगे, ताकि उनको इतने ज़्यादा ब्याज वो ले सकें, उससे उनको नुकसान ना हो। और इसके अलावा और क्या, व्हाट आर द अदर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दैट यू वुड थिंक तो इंसेंटिव दे पाएंगे? कि जैसे आर्या एक है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके यदि इसमें जोड़ना है, किस तरह के इंसेंटिव दे? पहले तो इन ऑर्गेनाइजेशंस को पता होना चाहिए कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या हैं, और इनको प्रमोट करना है। क्योंकि ये जब लैंडिंग करते हैं तो ये इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो एक कैपेसिटी बिल्डिंग होती है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जो हम सपोर्ट करते हैं। उसके बाद इनको हम क्योंकि कई बार इनको लगता है कि एफपीओस को पैसा देना रिस्की है, तो वो झिझकते हैं देने से, तो हम उधर अपनी सपोर्ट देते हैं कि आप इनको पैसा दो, और अगर कुछ हुआ तो हम आपको सपोर्ट कर देंगे। एंड वो एक एनेबलर बन जाता है कि ये सारे इंस्टीट्यूशन एफपीओ को लेंडिंग करें, नहीं तो वो करेंगे भी नहीं। So let me turn over to Mr. Dr. Gulwad. So at the heart of this whole thing are the farmers. और जैसे कई सारे हमारे पिछले सेशन में भी हमने सुना है कि लैंड होल्डिंग बिल्कुल कम है। एवरेज लैंड होल्डिंग इज लेस देन 1 to 1.2 हेक्टार्स।
तो मतलब इंडिविजुअल फार्मर के साथ काम करना बिल्कुल ही मुश्किल है कई सारे संस्था को। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि एक संगठन बनाए, एफपीओ जैसा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो भी है। सो आपका जो अनुभव है मैनेज के द्वारा, बिकॉज आप लोग कई सालों से ये जो चला रहे हैं, what is your experience in terms of nurturing and strengthening these FPOs? And more importantly, जैसे सुबह भी बताए थे, इसके पहले भी 10,000 FPO थे, वो पता नहीं उसको क्या हुआ, और अभी सरकार ने अभी बताया कि नया 10,000 FPO बनाना है। तो what is it that is going to make a difference and how are we going to take it to scale? Because ये नहीं होना चाहिए कि मतलब 2 साल के बाद या 3 साल के बाद फिर आए, वो बोले वो पहले वो 10,000 था ना, वो भी गया, अभी फिर दोबारा शुरू करें। So what is that we are learning and what is the lessons to basically take it to the next level, ताकि ये 10,000 becomes 1 lakh in another 5 years? What is that we need to be doing? सबसे बड़ी चल रहा है। हेलो, हाँ, सबसे बड़ी समस्या एफपीओ फॉर्मेशन में देयर इज़ नो वैल्यू चेन सेंट्रिक अप्रोच इन प्रमोशन ऑफ एफपीओज। मैं गोयल सर से ये काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ। सिस्टम में कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि एफपीओ बना दिया छोड़ दिया, इस तरह का चीज़ें हो रहे हैं। ओनली थिंग वी नीड टू हैव ए फोकस्ड अप्रोच फॉर प्रमोशन ऑफ और रादर स्केलिंग अप ऑफ दिस एफपीओज। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि देर आर मेनी एजेंसीज विच आर प्रमोटिंग एफपीओज। नेशनल लेवल पे हम लोग एसएफएसी, नाबार्ड, एनसीडीसी और 6-7 ऑर्गेनाइजेशंस है जो एफपीओ को प्रमोट कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने कोई एक स्कीम में 50 एफपीओ बना दिया, 20 एफपीओ बना दिया, कोई फोकस नहीं है, वो रिक्वायर्ड है कि नहीं वो भी नहीं है। और लाइवलीहुड मिशन के तौर पर कुछ स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, वाटरशेड डिपार्टमेंट प्रमोट कर रहे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़, केवीकेज, ये सारे लोग मिलके एफपीओज़ को बना रहे हैं। लेकिन एफपीओज़ का बनाने का अप्रोच जो है उनका कोई फोकस्ड नहीं है। जैसे में क्लस्टर अप्रोच हो सकता है या वैल्यू चेन सेंट्रिक अप्रोच हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस फोकस वी एंडेड अप विथ नॉन परफॉर्मिंग एफपीओज़। गोयल सर अभी बता रहे थे कि मोर देन 40,000 एफपीओज़ है, लेकिन गवर्नमेंट के आंकड़े बताते हैं कि 19,000 एफपीओज़ है। 45,000 एफपीओज़ में से मेरे ख्याल से मुश्किल से 15%, 10 से 15% जो एफपीओज़ है वो सस्टेनेबल है। तो एज ए नेशनल इंस्टीट्यूट हम लोग कुछ पॉलिसी इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं। एज फार एज एफपीओ इज़ कंसर्न, वी आर एडवाइजिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाउ टू प्रमोट एफपीओज़ इन अ सस्टेनेबल मैनर। एक हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पेपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए है। उसके अलावा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए हम लोग एक तरीके से पूरे मैनेज का मैंडेट है। ये मैनेज में एक सेंटर है, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग एंड वुमन एम्पावरमेंट एक सेंटर है। आईसीटी सेंटर है। मैं एफपीओ एकेडमी हेड कर रहा हूँ। एफपीओ एकेडमी हम लोगों ने स्टार्ट की है क्योंकि जैसे 10,000 एफपीओज़ का स्कीम आ गया तो पता चले कि करीब 50 लाख स्टेक होल्डर का ट्रेनिंग होना है, तो मैनेज भी इसमें रोल प्ले करेंगे बोल के हम लोगों ने एक एफपीओ एकेडमी स्टार्ट किया। लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है क्योंकि मैनेज जो है अपेक्स लेवल पे काम कर सकता है और मास्टर ट्रेनर्स को या ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स तक ही हम लोग पहुंच पाते हैं। फिर भी हम लोग कुछ किसान की ट्रेनिंग भी कंडक्ट किए हैं पीछे। सिक्किम के 60 एफपीओज़ सीईओज़ जो है हमारे पास ट्रेनिंग ले लिया है। तो मेरे कहने का मतलब है ये कन्वर्जेंस फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग, कन्वर्जेंस फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, कन्वर्जेंस फॉर पॉलिसी मेकिंग वो भी ज़रूरी है। हम लोग आइसोलेटेड वे में काम कर रहे हैं। अभी तेलंगाना में ऐसे ही हुआ, स्टेट गवर्नमेंट 150 एफपीओज़ टारगेट दे दिया। असल में 150 एफपीओज़ की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे। तो वैल्यू चेन सेंट्रिक अप्रोच क्रॉप स्पेसिफिक या एग्रो क्लाइमेटिक रीजनल स्पेसिफिक या एक्सपोर्ट के लिए है या प्रोसेसिंग के लिए है, फर्दर मार्केटिंग के लिए है, ये फोकस्ड अप्रोच नहीं है। तो I mean, it has been almost 2 decades now. So, Dr. Gulmote, if I may ask you, Yeah. from your experience, Yes. Looking at this whole FPOs thing, what are maybe 3 or 4 major things that you think one should be focusing to take it based upon the learnings? Because ये नहीं कि
आज या कल का बात है, ये एफपीओ तो चल रहा है. So what are the learnings based upon those, the 3 or 4 areas that we need to focus? If we are able to address that in a very focused manner, then the probability of success of FPO's side to take it to scale is also equally high. So what would those be? I was about to come that. पहली चीज है कि हम लोग अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए स्टेक होल्डर्स के, स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि सडनली फार्मर्स को बोल दिया भाई आप कंपनी बनाओ और बिजनेस स्टार्ट करो, ये नहीं होगा. बिकॉज मेनी एफपीओ दे आर फेसिंग रेगुलेटरी इश्यूज, लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, अगर कंप्लाई नहीं करोगे तो हेफ्टी फाइन होता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलेटरी कंप्लायंस. सेकेंड थिंग इज कैपेसिटी बिल्डिंग. अगर आप कैपेसिटी बिल्डिंग रोबस्टली नहीं करोगे तो जैसे अभी 10,000 एफपीओ प्रमोशन का ही मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. हम लोग 2021 में एक मीटिंग किए थे कि ये प्लान है बोल के, लेकिन आगे कुछ बड़ा नहीं है. बीइंग इन अ सिस्टम आई शुड नॉट क्रिटिसाइज, बट आई एम पुटिंग फॉर द फैक्ट. कैपेसिटी बिल्डिंग एक है. दूसरा, ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो लीडरशिप को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए. लीडरशिप इज़ वेरी क्रूशियल फॉर सक्सेस ऑफ एफपीओज. एवरीबडी गिव्स दिस एग्जांपल. सह्याद्री इज एन एग्जांपल, महा ग्रेप्स, महा मैंगो, ये सब जो एफपीओ सक्सेस हुए हैं लीडर्स के बदौलत ये सक्सेस हुए हैं. तीसरा चीज़ है. चौथा चीज़ मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, वैल्यू चेन सेंट्रिक अप्रोच रहना चाहिए एफपीओ प्रमोशन के लिए, और नी जर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए. साल में हम लोग 200 बना देंगे, 300 बना देंगे, ऐसा नहीं है. ग्रेजुअली हमको प्रमोट करना है. डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम कमेटी के मुताबिक हम लोगों को 3 लाख एफपीओ चाहिए. जो आप 130 मिलियन फार्मर्स का जो बात कर रहे हो आप, 3 लाख एफपीओ की ज़रूरत है. We should have a focused approach on all these 3 factors. Thank you so much. Let me now turn to Dr. Smriti Das. One is that we have heard about, मतलब FPO बनाने के लिए भी कई सारी चीज़ों की ज़रूरत है, और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर उसमें यदि और करना है तो उसके लिए भी और कई सारी चीज़ें हैं. So what is your experience and your sort of an insight in terms of what is that we can take it? Because see, there's a lot, कई सारे पायलट तो चल रहा है, okay, लेकिन स्केल पे नहीं जा रहा है. तो from your experience, looking at all these various factors that could contribute, one is institution building in the form of FPO itself, one is addressing access to finance, other one is getting the right set of products and business plans in place, knowledge, capacity. So there are so many moving parts, okay, and then you're talking about all this sustainable agriculture embedded into this whole thing. So what is it that one can look at from your experience of seeing things wherever you have looked at? What do you think would basically contribute or help us to take it to scale? There are so many factors. Okay, thank you so much first to Agra AG and .AG and Bayer for inviting me here. Now, there are a couple of things. हमारे लिए ये काफ़ी insightful रहा है सुबह से पूरा discussion, और ख़ास करके जो फील्ड से इंसाइट आ रही हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है. मुझे ये लगता है कि कई बार हम मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो इश्यूज़ डिस्कस हो रहे हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं, पर इनको अपस्केलिंग में थोड़ी सी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जो हम कहते हैं उसकी ज़रूरत है, कि हम इसको रणनीतिक तौर पे, अगर हम जैसे इन्होंने कहा कि 3 लाख एफपीओज़ की ज़रूरत है, तो इसको रणनीतिक तौर पे कैसे ले जा सकते हैं और जो इनेबलर्स की बात प्रीवियस सेशन में हुई थी, तो ये एक गवर्नेंस और पॉलिसी लेवल पे एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो हम कहते हैं कि अगेन रणनीतिक साझेदारी, इस साझेदारी में कौन लोग हैं जो महत्वपूर्ण हैं, हु आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर, ये पहली बात है. दूसरी, इनको साथ लाने के लिए आज बहुत ही अच्छी कोशिश रही है टू ब्रिंग लॉट ऑफ स्टेक होल्डर्स टुगेदर, बट इनको साथ लाने के लिए एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म ये कहाँ क्रिएट हो, कहाँ सिचुएट हो, ये गवर्नमेंट में नहीं हो सकती, ये कॉरपोरेट में नहीं हो सकती, तो एक न्यूट्रल एजेंसी जिनकी कि जो आपके ट्रस्ट बिल्डिंग में
फैक्टर इन कर सके, एक न्यूट्रल एजेंसी, या तो वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, या मतलब एक कुछ लोगों की समागम हो जो थिंकर्स हैं उनकी, जो आपको इस तरफ ले जा सके कि एक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 इज मूविंग टुवर्ड्स प्रॉपर गवर्नेंस। हाँ, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि ठीक है, हमने नेशनल सुबह से काफ़ी सारी पॉलिसीज़ की चर्चा सुनी है, बट एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क जो हो, जो कि अकाउंटेबिलिटी सेट करता हो। ये नहीं कि आपने 10,000 शुरू किए और कल किसी की जवाबदेही नहीं है कि ये सारे फेल हो गए। अब फेल हो गए तो इनके लेसन्स को कहाँ पे और कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरे ये है कि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, किस तरह की पॉलिसी चेंजेस की ज़रूरत है। तो ये फिर अगेन ज़रूरत है नॉलेज पार्टनरशिप की, कि हम कैसे मैनेज करें कि हम इन लेसन्स को ले जाके या तो किसानों तक पहुंचाएं या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन तक पहुंचाएं। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनके ऊपर जो हम कहते हैं कि अगेन एडवोकेसी की ही बात है कि कन्वर्जेंस कैसे लाएं, हाउ डू यू ब्रिंग दीज स्टेक होल्डर्स टुगेदर। एक मैं सुबह की सेशन में ही सुन रही थी, आई डोंट रिमेंबर फर्स्ट या सेकंड, जहाँ पे साथ तो आना है, कॉरपोरेट को भी साथ आना है और किसानों को भी साथ आना है, बट कहीं ना कहीं वो एक ट्रस्ट इशू मिसिंग है कि आप मुझे स्केल दे पाओगे या नहीं, आप मुझे क्वालिटी दे पाओगे या नहीं। ये कह रहा है कि आप मुझे प्राइस दे पाओगे या नहीं, एश्योर्ड मार्केट, मतलब आप खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, ये बता दो फिर मैं देखता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं एक ब्रिजिंग की ज़रूरत है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी मिसिंग है। तो वाइल फिनेंसिंग, आई थिंक राबो बैंक का जो इनपुट था कि फिनेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक दूसरी है जो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि मैं पॉलिसी लेवल पे बात कर रही हूँ, एक छोटी सी एक्सपीरियंस है, आपने नाइट्रोजन का मेंशन किया, तो मैंने अभी हमारी एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट चल रही है नाइट्रोजन मैनेजमेंट के ऊपर, साउथ एशिया लेवल पे है। तो अगर आसमान से आप देखते हो तो इनको सैटेलाइट से देखने पे एक सतह दिखी। इन्होंने बोला कि यहाँ जो साउथ एशिया में किसान खाद डालते हैं उससे इतना, और बाकी जो प्रैक्टिसेस हैं जैसे वो पराली जलाते हैं या कुछ और करते हैं, इन सब का इफेक्ट इतना है कि ऊपर से जहरीली हवा है और सॉइल में भी काफ़ी ज़्यादा खराबी हो रही है। तो इसको कैसे मैनेज करें? तो हमने साउथ एशिया के सारे ही देशों में स्टडी शुरू करी, और ये बेसिकली यूकेआरआई जो यूनाइटेड किंगडम की तरफ से फंडेड स्टडी थी एडिनबरा के साथ। तो हमने एक पार्टनरशिप में देखा कि भाई काफ़ी सारे जो छोटे लेवल ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, जैसे प्रीवियस पैनल में ट्रेडिशनल नॉलेज की बात हो रही थी या नए तरह की टेक्नोलॉजीज़ की बात हो रही थी, ये अभी स्केल अप ही नहीं हो पा रही हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गवर्नमेंट की तरफ से भी रिलक्टेंस है कि वो कहते हैं कि जैविक खेती चाहिए, बट प्रोडक्टिविटी इश्यूज़ हैं कि भाई फूड सिक्योरिटी है, सबको खाना भी खिलाना है। अभी मैं किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने बोला कि अब किसान स्विच नहीं करना चाहता है, कि अब ना प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, मुनाफा कम हो जाएगा, तो हम क्यों करें। तो ये बहुत सारा, तो हमने बोला कि भाई एक कॉमन पॉलिसी फ्रेमवर्क हो जो कि साउथ एशिया के लेवल पे हो, हाँ, बहुत बड़े स्तर पे हो, जहाँ पे कि सारे देश आए और वो बोले कि हम इन पॉइंट्स पे। तो हमने एक बिचौलिए को एक तरह से बीच में लाया, काफ़ी बड़ी संस्था है, मुझे मतलब प्रॉब्ली नॉट द राइट टर्म, बट अ मीडिएटर। SASEP became a mediator in this entire process, and they are trying to facilitate a policy framework where all the countries agree। हाँ, तो ये सारे देश, अच्छा, अभी हमने वहाँ के कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो मंत्रीगण थे उन देशों को, उनको बुलाया, तो उन्होंने बोला भाई बात करने पे, रिसर्च करने पे तो अच्छा है, बट आप बोलोगे कि प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, ये हमको मंजूर नहीं है। तो फिर भी हमने बोला कि फर्स्ट स्टेप लो, हाँ, पहली बात, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है सब चीज़ में। तो हाउ डू यू एक्चुअली ब्रिज दिस नॉलेज गैप? इट्स नॉट अ स्मॉल प्रोसेस, इट्स नॉट अ वेरी फास्ट प्रोसेस, इसमें टाइम लगता है। तो इसमें आप किसको, कैसे ये प्लेटफॉर्म बनाओगे, एंड हाउ डू यू सेट अकाउंटेबिलिटी, एंड हाउ डू यू ब्रिंग मोर केस स्टडीज़, ये सक्सेस स्टोरीज और फेलियर स्टोरीज जो दोनों ही हैं, इनको कैसे आप डॉक्यूमेंट करके किसानों तक और बाकी स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाओ, ताकि उनको पता चले कि कहाँ पे जुड़ने की आवश्यकता है। थैंक यू। थैंक यू स्मृति जी।
let me turn over to Sunil. Sunil, we've been hearing यदि किसान को to move into sustainable agriculture practices, that there are certainly कुछ risk तो है, मतलब risk मतलब in the short term probably or in the medium term that there could be a drop in production or a drop in productivity, and for the farmers to now, because and one thing is that all these farmers have been used to a particular way of farming, क्योंकि इनका खेती करना तो मतलब कई सालों से यही करते रहते हैं, तो उनको खेती करना, they know क्या करना है. Now when you're trying to bring in sustainable agriculture practices and with new things, then which means जो करते थे पहले उसमें बदलाव लेकर आना है. Okay, so which means यदि बदलाव लेकर आना है तो they need to trust people who basically sit with them and are able to do that. Now, are they prepared to trust the messages coming in from the private sector? Are they prepared to trust messages coming in from the social sector entrepreneurs? And how do you basically engage? What has been your experience in terms of engaging with these type of farmers to help in terms of transitioning from the current conventional agricultural practices to more sustainable agriculture practices? What has been your experience, if you can share with them? Thank you, sir. I think the most difficult part of it, the whole problem is to first onboard the farmers. तो किसान अगर हम लोगों का अगर प्रोडक्शन सिस्टम सस्टेनेबल हो जाए तो बाकी जो हम लोग वैल्यू चेन की बात कर रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी जो स्टेक होल्डर्स है वो उनके जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्क पर नहीं है. तो जो ट्रांजिशन जो चीज़ है और जिसमें ट्रस्ट की जो बात है, तो एग्रीकल्चर का ट्रेड ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं कि पूरा जो वैल्यू चेन ही मिसट्रस्ट पे बना हुआ है. मैं किसान पे विश्वास नहीं करता, किसान मेरे पे विश्वास नहीं करता, बायर जो है कमीशन एजेंट पे विश्वास नहीं करता, प्रोसेसर जो है वो होलसेलर पे विश्वास नहीं करता. तो हम लोग एक मिसट्रस्ट के वैल्यू चेन में काम करते हैं और उसमें जब हम लोग ट्रस्ट खोजने की बात करते हैं तो वो बहुत डिफ़िकल्ट एक चीज़ है और उसको बिना एक्सपेरिमेंट किए, बिना दिखाए और बिना उसको एस्टेब्लिश किए इसको ट्रांजिट कर नहीं सकते. हम लोगों का एक छोटा प्रोजेक्ट है, हम लोग गुजरात में कर रहे हैं जिसमें सस्टेनेबल ग्राउंडनट प्रोडक्शन पे हम लोग काम करते हैं. ये करीब 3 साल हम लोगों को हुआ है और हम लोगों ने वहाँ पर करीब 3-3.5 हज़ार किसानों के साथ काम किया जिसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सस्टेनेबल सप्लाई चेन जो है डेवलप करना है. और उसमें जो सुबह जो बात हो रही थी कि अलग अलग डेमोस्ट्रेशन कंडक्ट करवाना है, उसके बाद प्रूव करना है कि आपका यील्ड जो है वो कम नहीं हुआ और उसके बाद आपने इंश्योर करना है कि उसको राइट प्राइस पे हम लोग बेच पाए. लेकिन वो स्ट्रेट लाइन है नहीं, उसके अलग अलग चैलेंजेज होते हैं और क्लाइमेट चेंज जो है वो अपने आप में एक वो लाइफस्टाइल बीमारी है, वो वायरल तो प्रॉब्लम है नहीं. और उसके लिए जब लाइफस्टाइल के कारण अगर कोई बीमारी है तो विल हैव टू थिंक अ लॉन्ग टर्म विजन. हम लोग पैरास्टामोल लेके उसको क्योर नहीं कर सकते. तो वो जहाँ पर चीज़ आती है तहाँ वो तो पार्टनरशिप की जो बात आती है और जो ट्रस्ट में बात आती है तब मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है इसमें एक है गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट का जो अगर एक्टिव रोल रहे, क्योंकि जितने भी सॉल्यूशंस जो ड्राइव करने हैं हम लोगों को क्लाइमेट चेंज से जो उत्पन्न होने वाली जो भी प्रॉब्लम है वो आज हम लोग एक इंटरवेंशन डिज़ाइन करते हैं कि शायद ड्रॉट आने वाला है, लेकिन इतना फास्ट क्लाइमेट चेंज है कि नेक्स्ट ईयर जो है वहाँ पर शायद एक्सेस रेनफॉल होगा. हम लोगों का जो प्रोजेक्ट था, हम लोगों ने डिज़ाइन किया प्रोजेक्ट, उसमें जो इंटरवेंशंस थी, की इंटरवेंशंस ये थी कि हम लोगों ने ड्रॉट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसमें स्प्रिंकलर, ड्रिप और इस तरह के इंटरवेंशंस हम लोगों ने डिज़ाइन किए थे. लेकिन जब सोइंग सीजन स्टार्ट हुआ एक्सेस रेन था, उसके बाद जब हार्वेस्टिंग सीजन जब स्टार्ट हुआ तब बारिश आ गया. हम लोग एक्सपोर्ट के लिए प्रोडक्शन चाह रहे थे, एफ्लाटॉक्सिन का लेवल इतना हाई हुआ क्योंकि इतना ज़्यादा मॉइस्चर था, तो सारी जो इंटरवेंशंस जो डिज़ाइन की थी वो सारी फेल हो गई. वी हैड टू रीथिंक इट फ्रॉम दी स्क्रैच. तो
एक कोई भी प्राइवेट सेक्टर या कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शायद इस चीज़ को एक सर्टेन लेवल से आगे नहीं लेके जा सकता, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन जो मुझे लगता है जिसको हम लोगों को फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है और उसको बहुत एक्टिवली इसमें एंगेज करने की ज़रूरत है, वो है केवीके। केवीके हर डिस्ट्रिक्ट में है और क्लाइमेट की जो प्रॉब्लम है वो एक दो ग्लोबल प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो लोकलाइज चाहिए। आपको एक एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ का एक सॉइल टाइप है, वहाँ का एक वाटर का क्वालिटी है और वहाँ का एक क्रॉपिंग पैटर्न है, उसको देखते हुए सॉल्यूशन डिज़ाइन करना है। लेकिन हम लोग कहीं डिस्टेंस से आके एक अपना 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का विजनिंग के बेसिस पे अगर उस प्रॉब्लम का निदान निकालना चाहें तो वो शायद संभव नहीं है। उस पर रिसर्च चाहिए और वो ऐसी रिसर्च चाहिए जो इवॉल्विंग हो, और वो जिस तरह से प्रॉब्लम आगे आपकी चेंज हो रही है उस चेंजिंग प्रॉब्लम को भी वो एड्रेस कर सके। तो मेरे ख्याल से जो ट्रस्ट का जो पार्ट है सर, उसमें ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर अपना रोल कंट्रीब्यूट कर रहा है। हम जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन जो एफपीओज के साथ या फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम लोगों को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाना है तो वो जो एक इंस्टीट्यूशन है उसको बहुत ज़रूरी एक्टिवेट करना पड़ेगा जो उसके असली फॉर्म में था। और उसको भी एक्टिवेट करने में आज के टाइम में एक जो चैलेंज आ रहा है कि उनके पास आउटरीच नहीं है। तो मेरे ख्याल से आजकल जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो प्राइवेट ने तैयार की है, लेकिन उसको अगर अपस्केल करके लार्जर लेवल तक, साइंटिस्ट आपका केवीके का है लेकिन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है प्राइवेट सेक्टर का है, अगर उसका एक हाइब्रिड, एक मैरिज बने और तब किसानों तक हम लोग पहुंचाएं तो मेरे ख्याल से एक वायबल सॉल्यूशन बन सकता है। सो हमारे पास 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा है, तो माय क्विक राउंड ऑफ क्वेश्चंस। लेट मी स्टार्ट विद डॉक्टर गुलमोहर। एक तो मतलब एफपीओ बनाना है, एफपीओ को स्ट्रेंथन करना है तो पैसा लगता है, वक्त लगता है। आपके अनुभव से, रिसर्च के मैनेज के द्वारा, यदि ये संस्था को बिल्कुल मजबूत बनाना है 3 साल या 5 साल, कितने साल लगेगा और उसके लिए कितना खर्चा होगा और ये खर्चा कौन करेगा? एनीथिंग दैट यू कैन शेयर। यहाँ पे 10,000 एफपीओ प्रमोशन स्कीम में एक एफपीओ प्रमोट करने के लिए दे आर गिविंग अराउंड 45 लाख रुपीस, out of which 18 lakh directly goes to the FPOs and remaining fund goes to CBBOs. CBBOs money, these are the agencies empaneled by the state government to promote FPOs. This is first part. Second part is if you fulfill the requirement, there is a matching grant for equity. 15 लाख का कैप रखे हैं इन्होंने, उसमें कुछ क्राइटेरिया है। आपका एफपीओ में 60% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होना चाहिए, मिनिमम नंबर इतना होना चाहिए, डिटेल्स मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो मैचिंग ग्रांट इक्विटी एक है, और तीसरा फाइनेंस का ऑप्शन है 2 करोड़ तक कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा। 80% कोलैटरल इज गिवन बाय गवर्नमेंट। उस पैसे में से हो जाएगा इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, हो जाएगा जो सरकार ने अनाउंस किया, हो जाएगा। बट कितने साल के लिए वो पैसा? हैंड होल्ड 3 साल के लिए है, लेकिन हैंड होल्डिंग 5 साल के लिए। 5 साल के लिए 5 साल उसी पैसे में से हो जाएगा पूरा? हो जाएगा, हो आपके जाएगा। अनुभव से? हाँ, बिल्कुल। इवन सीईओज का सैलरी भी देते हैं इसमें। थैंक यू। सीईओज जस्ट one point. In my first deliberation, I told that around 80-85% of the FPOs are not functioning properly. इनमें से कुछ 50% एफपीओ जो है 1 लाख के नीचे पेड अप कैपिटल है, 1 लाख या 1 लाख के नीचे है। तो हम लोग मैनेज में एक कॉन्सेप्ट पेपर पे वो काम कर रहे हैं, एग्रीगेटर फॉर एग्रीगेशंस। ये जो छोटे छोटे एफपीओज है इनको मिला के 20, 25, 50 मिला के एक फेडरेशन बना देना चाहिए, तब जाके थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी होगा। थैंक यू। Sunil, let me come to you. From your experience, because you've also been working with FPOs and other organizations, what would be the 2 or 3 key factors that would basically contribute to success and then that can be contribute to scaling up? सर, जो हम लोगों ने जो एनालाइज किया है, मेरे ख्याल से सबसे एक क्रिटिकल इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, आज हम लोग चाहे अमूल के उदाहरण से ले लें, चाहे सह्याद्री के उदाहरण से ले लें, चाहे हम लोग कोई जो दूसरा, हम लोग भी अपना भी एफपीओ जो ये कर रहे हैं, एक लीडर चाहिए। हर एफपीओ को एक कुरियन चाहिए। अगर वो कुरियन नहीं है तो हम लोग चाहे जितना मर्जी एफपीओ बना लें, वो एफपीओ क्योंकि उसको विजन हम लोग क्रिएट नहीं कर पाएंगे, और लीडर जो विजन के साथ है वो उसको ड्राइव कर पाएगा। तो एंड वी हैव एक्चुअली रिसेंटली
launched a program. We are in the process of scaling it up. Koreans of Tomorrow, हमारे जो कंपनी है वो FPOs के लिए Koreans of Tomorrow, जो डिफरेंट बिजनेस एग्री बिजनेस कॉलेजेस हैं या जो बाकी जो इस सेक्टर में लोग हैं, उनके साथ मिलकर एक कोरियंस ऑफ टुमारो का प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, जिसमें हम लोग फर्स्ट ईयर में 100 यंग लीडर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो चीज़ है, अभी तक जितने भी FPO जो हम लोगों ने जो देख रहे हैं, जो बन रहे हैं हमारे चारों तरफ, वो प्योरली ट्रेड के बेसिस पे बन रहे हैं। और हम लोग प्योर ट्रेड में, चाहे वो कमोडिटी ट्रेड हो चाहे इनपुट ट्रेड हो, वी कैनॉट बी सो डीप पॉकेटेड के जो हम लोग पास में हमारे जो एक ट्रेडर इनपुट की दुकान 3 जनरेशन से चला के बैठा हुआ है, उससे compete कर पाएँ 1-2 साल में। और या फिर हम लोग किसान से गेहूं खरीदा और किसी को सप्लाई कर दिया, हार्डली 0.5% 1% का मार्जिन है और उसके रिस्क बहुत हाई है। आप 10 ट्रेड में प्रॉफिट कमाएंगे, आपका एक ट्रेड जो है आपका पूरा वॉश आउट कर देगा। तो अनटिल एंड अनलेस हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वैल्यू चेन मतलब वैल्यू एडिशन बेस्ड कोई बिजनेस मॉडल FPO के लिए नहीं क्रिएट करेंगे, तब तक वो संभव है नहीं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं बहुत सारी जगह पे बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, कुछ एक जो हमारे FPOs हैं उनके लिए भी जब इस चीज़ के लिए फाइनेंस के लिए बात करते हैं, वो फाइनेंस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में FPO को फाइनेंस करने के लिए बहुत लोग तैयार नहीं हैं। तो वो जो एक इशू है, जिसको चैलेंज है, जिसको अगर एड्रेस किया जा सके, तो ये मेरे ख्याल से 2 चीज़ें एड्रेस हो जाने के बाद बाकी सारी चीज़ें अपने आप एड्रेस हो सकती हैं। Let me turn to Dheeraj. Finance is the heart of a lot of things, and I come from the financial sector. Okay. तो यदि आज के तारीख में देखा जाए, even if you look at farm financing, private sector farm financing is very minuscule when compared to what you get from the various public sector commercial banks. Yeah. And even for, and all the more things that we are talking about, जैसे climate smart agriculture या sustainable agriculture जिसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं, तो इनमें तो आप जैसे लोग जो आ रहे हैं, जो फाउंडेशन के तौर पे आ रहे हैं, यू आर ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ मनी कमिंग इन थ्रू योर फाउंडेशन, सो देयर अगेन वी आर नॉट सीइंग ह्यूज कमर्शियल सॉर्ट ऑफ अ फंडिंग कमिंग इन। क्लासिकल केस यदि एग्रीकल्चर एग्री टेक स्टार्टअप्स पे भी देखा जाए, या ओवरऑल इफ यू लुक एट एग्रीकल्चर एग्री टेक स्टार्टअप, कंपेयर दैट टू फिनटेक और कंपेयर दैट टू अदर IT enabled सर्विसेज, क्योंकि वहाँ पे इमीडिएटली आई कैन बेसिकली शो माई रिटर्न्स, रेट ऑफ रिटर्न 2 साल में I can show my return. Agri-tech में, that is the reason what you see is a lot of funding that is coming into agri-tech is where you have the farm to fork, क्योंकि वहाँ पे I can show very quick return. जैसे ये जो है, जो changing farming practices, agriculture practices, these take time, okay? Results take time. What is it that one needs to be doing to attract even impact investors to come in with large quantums of money? What sort of a thing should we be doing? 2 or 3 things based on your experience. See, किसी भी नई प्रैक्टिस को या नई टेक्नोलॉजी को अडाप्ट करने में टाइम लगता है। फाइनेंसिंग उसको प्रमोट करने के इनिशियली आपको फाइनेंसिंग चाहिए, और वो फाइनेंसिंग नॉर्मली आपकी फाउंडेशन या फिलांथ्रोपिक कैपिटल से आती है। कमर्शियल कैपिटल फॉलोज आफ्टरवर्ड्स। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में भी यही हुआ। इनिशियली देयर वाज NGOs, philanthropic organizations were promoting, and after that also it took a lot of time before it became mainstream and banks started getting attracted to it. And I would still say it has not still become fully mainstream. It is commercial but not fully mainstream. अभी हम sustainable agri में तो हम we are at the very initial stages. Agtech में आज हमें 5-7 साल हो गए हैं कि काफ़ी agtechs आ गए हैं, पर इन सब में पेशेंट कैपिटल बहुत चाहिए, जिसको बहुत टाइम लगेगा। नॉर्मली एक आप इन्वेस्टर देखो, VC इन्वेस्टर, वो 7 साल पे एग्जिट चाहता है, बट आप एग्टेक में 7 साल में एग्जिट नहीं कर सकते। एग्टेक स्टार्टअप में बहुत वेरिएबल्स हैं, बहुत चीज़ें हैं जो बदल जाती हैं, फार्मिंग प्रैक्टिस बदल जाती हैं, बिजनेस साइकिल बदल जाते हैं, एंड आपको एग्टेक स्टार्टअप के साथ आपको 10-12 साल मिनिमम चाहिए। उसी तरह से जो आप क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस की बात करें, उनको प्रमोट करने के लिए उसकी अवेयरनेस इटसेल्फ फार्मिंग कम्युनिटी में और FPOs में, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में, इनमें ही अंडरस्टैंडिंग का बहुत टाइम लगता है।
जब पूरा इकोसिस्टम इसकी वैल्यू को समझेगा, उसके बाद उसमें थोड़ा कैपिटल आएगा, एंड दैट इट विल से टेक अनदर another 5-10 years, easily I would say 7-8 years to feel an impact. कोई भी प्रैक्टिस है जो हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंदर कर सकते हैं क्लासीफाई, दैट विल टेक एटलीस्ट 2-3 years टू शो सम रिजल्ट कि फार्मर को भी उससे फायदा हो रहा हो, बट दैट टेक्स टाइम. और इंडिया में स्केल भी तो बहुत बड़ा है. इट्स नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट साइज ऑफ अ स्टेट. देयर आर 13 crore smallholder farmers. It takes. So what is the solution if I need to basically bring in, because finance is required, पैसे की जरूरत है. You need philanthropic capital to act as a catalyst, and it will, fortunately, that capital is now beginning to flow in India. There's a lot of focus on climate, and agriculture is a very important part of this, tackling climate change. Fortunately, times are right, and the funds are there. So there has to be a flow of those capital funds to India to promote this. So I know that we are running out of time. Let me turn to Dr. Anupam. What do you think, from जैसे आप जैसे पतंजलि जैसे है, where you've been working in terms of procuring and all those things, get me 2 or 3 things that you as a company can do to help in terms of scaling up climate smart ag. डेफिनेटली पतंजलि भी सोच रहे हैं कि इस एपीओ को कैसे सस्टेनेबल किया जाता है. जैसे कि इनपुट शॉप का बात आता है कि ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं ऑल एपीओ. इनपुट शॉप में जैसे कि पतंजलि से आ रहे हैं कि पतंजलि का जो इनपुट शॉप होगा, कोई भी एपीओ अगर इनपुट लाइसेंस लेके इनपुट शॉप करेंगे, दे विल सेल ऑल द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ओनली, बाय फर्टिलाइजर, बाय पेस्टिसाइड, वर्मी कंपोस्ट, एवरीथिंग, वेस्ट मैनेजमेंट process, everything. No inorganic fertilizers will be sold in the Kisan stores, which will be promoted by the Patanjali. Number 1. Number 2, that we are trying to take the licenses for the ICAR, for the seed licenses from the ICAR, from the NSC, National Seed Corporations, to promote only bioresistance varieties, biofortified varieties, bioresistance. 114 varieties has been developed by ICAR system so far in various crops, maize, soybean, groundnut, every spare of time. These seeds will be available in the Patanjali stores, but not Patanjali stores. The Kisan Hub promoted by the Patanjali. Number 3, that primary processing will be supported from the Patanjali itself. That they will not depend, any FPO is coming forward for the primary processing, because selling of wheat is not a preposition. अगर वो हम आटा करके बेचते हैं तो पतंजलि will set up the atta mill through their own fund, so that will be returned by the FPO in a due course of MAU, whatever the MAU. That primary processing will be supported. अगर उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलता है किसी को, तो पतंजलि उसको सपोर्ट करके प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड वायर हाउसिंग जो उनका रिक्वायरमेंट है उनके बेसिस पे उनको सहायता करेंगे. Last word to Dr. Smriti. At the end of the day, we need to measure whether this whole thing has been successful or not, whether it is from a sustainable agriculture practices, strengthened institutions, and all those things. So what would be some of the key indicators? If you have to come back, thanks to Arya and other partners, we have to have a similar sort of a session in 2 years from now or 3 years from now. And if you have to put together a metrics to see whether this has been successful measure, okay, what would be those 3 or 4 or 5 indicators that one should look at, which can then tell us whether we are moving in the right direction? What would be those indicators from a sustainable agriculture perspectives or from an institutional perspectives and things? Okay, one, I think ये bridge करना important है कि next time that arya.ag meets in, ये जो knowledge gap है ये fill हो जाए. I think वो सबसे बड़ा achievement होगा to measure whether how many people, इनमें से जितने किसान भाई बहन बैठे हुए हैं उनमें से sustainable agriculture सभी जानते हैं, बट इनको एक वैल्यू चेन पर्सपेक्टिव से, एक लार्जर पर्सपेक्टिव से आप समझा पा रहे हैं या नहीं. आई थिंक वो एक बहुत बड़ी चैलेंज है. दूसरा, एक क्योंकि हम क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू ऑल्सो नॉट फॉरगेट द बायोफिजिकल इंडिकेटर्स. तो हम एक फ्रेमवर्क डेवलप करें जिसमें कि हम बायोफिजिकल इंडिकेटर्स को रखें, हम सोशो कल्चरल, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को रखें और मैनेजमेंट इंडिकेटर्स को रखें.
तो इसमें सारे ही आपके जितने अभी हमने सुबह से मुद्दे बात किए हैं वो सारी चीज़ें आ जाएं कि ठीक है, अगर हम रिटर्न्स की बात कर रहे हैं या प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है मैनेजमेंट लेवल पे हमने, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कि क्लाइमेट पे हमने क्या इम्पैक्ट किया है, हाउ मच हैव वी बीन एबल टू इम्पैक्ट द इकोसिस्टम एज अ होल। तो एक जो एंड हाउ मच द एंटायर प्रोसेस ये कितना इंक्लूसिव रहा है इसमें पूरे चीज़ को अचीव करने में। आई थिंक दैट इज़ वेयर एंड प्रॉब्ली लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने कन्वर्जेंस की बहुत सारी बात करी, बट ये कन्वर्जेंस टू मटीरियलाइज ऑन फील्ड इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू हैपन। तो इस कन्वर्जेंस को हम कैसे लाएं, इफ़ दैट कैन बी अ मॉडल दैट कैन बी डॉक्यूमेंटेड एंड ब्रॉट ऑन टू द फील्ड कि देखिए इन जगह पे यहाँ पे हमने अचीव किए और हमने यहाँ पे दिखाया कि ठीक है रिसोर्स की कंडीशन में, फार्मर्स की कंडीशन में और जो बिजनेस इम्पैक्ट है, तीनों की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट है। तो मल्टी स्टेक होल्डर इसीलिए मैं बोल रही थी। तो and of course there can be institutions that can help you develop this metric. Yeah, please. Can I add only one parameter which I don't know how it can be measured. Now for following the climate smart or sustainable value chain, there is a disincentive for at each level. If you are following sustainable production practices, there is a reduction in the yield. So there is a reduction in income. If somebody is buying sustainably produced products, then they'll have to buy at a premium rate. So there is another disincentive in the value chain. So if we can measure how these disincentives can be minimized during period of time to as we are growing. That's an excellent point. Excellent point. Thank you so much. I think thanks to all my panel members. I think what the messages that is coming out, मतलब ये जो चर्चा जो अभी किया है, इनमें से क्या निकल के आ रहा है? एक तो इंस्टीट्यूशन बनाना, जो एफपीओ बनाना है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है और इसके लिए लीडरशिप और राइट सेटअप, मतलब जो लोग जो चलाते हैं उनको सही तरीके से उनको स्किल्स दिया जाए। लेकिन क्या बोलते हैं वो लीडरशिप जो बोलते हैं वो मतलब होना चाहिए, मतलब उनके दिल में ये होना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ये नहीं कि मतलब बाहर से उनके तनख्वाह के लिए आ गए, मतलब 1 महीने के लिए और चले गए सॉर्ट ऑफ थिंग, बट उनको मतलब इट हैज़ टू बी टेकन एज अ मिशन, इट हैज़ टू बी टेकन एज अ ऑब्जेक्टिव। दैट्स व्हाट आई बीन हियरिंग फ्रॉम बोथ डॉक्टर गुलमोहर and Sunil and others. That's number one. Institution building is very very critical. दूसरा कि किसानों को मतलब ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता क्या है और इसके ऊपर ज्ञान देना बहुत ही जरूरी है। यदि हम कोशिश करके और उसको अचीव कर लें तो वो ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब तक लोगों को ये पता नहीं होता है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता क्या है और उससे क्या फ़ायदा होता है, तो बाकी चीज़ सब जो भी हम करना चाहते हैं वो मतलब इतना खासकर स्केल अप नहीं होगा। तो ज्ञान देना बहुत ही बिल्कुल ज़रूरी है। तीसरा एक ही हमने सुना है कि हम सब लोगों को पता है कि पैसे की ज़रूरत है, लेकिन ये जो प्राइवेट सेक्टर से पैसा इतना आसानी से नहीं आएगा। मतलब जब तक ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं कि ये चलाने में फ़ायदा है और यदि मैं अपना पैसा दूंगा तो पैसा वापस आएगा और ये सब कुछ बदलाव आएगा, तब तक वो आपको प्राइवेट सेक्टर से पैसा नहीं आएगा। लेकिन इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कुछ साल लगेगा। ओके, ये तो मतलब ये 1 साल 2 साल की बात नहीं है, कम से कम 7-8 साल 10 साल तो लग ही जाएगा। तो इसमें कई सारे संस्था को हाथ जोड़ के जाना पड़ेगा, जैसे राबो फाउंडेशन है, कई सारा फाउंडेशंस जो है, बायर का फाउंडेशन है, कई सारा फाउंडेशन है, सरकार भी अपनी तरह से कुछ करेगी। सो कई सारे लोगों को इनमें मिलजुल के लेकर जाना पड़ेगा, तभी हमको ये मतलब रिजल्ट्स दिखा पाएंगे कि 5-10 साल में क्या रिजल्ट्स आएगा। और चौथा, जैसे जैसे सुनील साहब ने बताया अंत में कि जब एक फार्मिंग प्रैक्टिस से दूसरे तरह की फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे मतलब शिफ्ट हो रहा है, तो इसमें कई सारे नुकसान मतलब घटत भी हो सकती है, जैसे प्रोडक्शन का कुछ घटत हो सकती है या कई सारी चीज़। तो इसको हम कैसे संभालें?
जैसे as we move forward, how do we basically address for those deficiencies and basically try to make the course correction is some of those things. So I think thanks a lot to all the panel members for being here and for sharing your thoughts. And also finally, I would like to acknowledge what Dr. Anupam also mentioned. One way to move forward in the sustainable agriculture is get your inputs. जो भी आप input लगाते हो, get it more sustainable. Okay, so that will automatically influence your production systems as well. So thank you so much, and it's great to be here. Much appreciated. Thank you very much.